आज बेस्ट एजुकेशन ऑफ मैथमेटिक्स बाई एसी सर के यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज हम हाई स्कूल 2024 के सेट 822 IA के दिए गए प्रश्नों के टास्क को पूरा करेंगे और आपकी अच्छी तैयारी हो, ऐसी कामना के साथ अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो अवश्य देखें किस प्रकार से हम क्वेश्चन का समाधान कर रहे हैं। तो पहला जो सवाल सामने हमारे है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला निकालकर एक वस्तु बनाई गई है। बात को समझें। अर्थात हमारे पास एक बेलन है, कायदे से समझेंगे। चलिए, मैंने फिगर को ट्रेस किया एक बेलन के रूप में। अब इसमें क्या कहते हैं, इस बेलन की पूरी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दी गई है। नोटिस कर लें, 10 cm और आधार की त्रिज्या 3.5 cm शो किया गया है। तो इसका सरफेस मैक्स बताना है। सरफेस मैक्स अर्थात संपूर्ण पृष्ठ, लेकिन इसमें अर्धगोला काट कर निकाला गया है दोनों सिरों से। कुछ इस प्रकार से ध्यान दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर देखें इसको। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम अपनी कार्यवाही शुरू करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ की। तो इसमें सबसे बड़ी खास बात है, जब कोई चीज कट करके निकाला जाता है तो फिर वहां एक नया सतह बनने लगता है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस सवाल के लिए यही है प्यारे बच्चों कि नया सतह बन जाता है और वह नया सतह जोड़ करके हम अपने सवाल का पूरा निराकरण करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, हम यहाँ सरफेस मैक्स के लिए 2πRH अप्लाई करें और अर्धगोला एक साइड का, अर्धगोला दूसरी साइड का, वो पूरा गोला बन जाता है और उसके लिए 4πR² अप्लाई किया जाएगा। ध्यान दीजिए, यही मुख्य विशेषता है इस क्वेश्चन का कि दोनों साइड के जो अर्धगोले काटे जा रहे हैं, जेन्युइन बात है कि ये दोनों सतह मिलकर एक पूर्ण गोले का सतह स्थापित करेंगे। इसीलिए हमने 4πR² का इस्तेमाल किया और 2πRH का इस्तेमाल किया। अगर इन्हीं दोनों सूत्रों को फॉलो करते हुए आगे अपने कैलकुलेशन को बढ़ाएंगे तो निश्चित तथ्य पे हम इसका समाधान पाएंगे। आइए देखते हैं। 2π की वैल्यू हम ले ही लेते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा काम कर लिया जाए। हम 2πR कॉमन ले लेते हैं तो हमारा सवाल और भी आसान हो जाएगा। तो यहां के लिए बैलेंस में H आएगा
और 2πr बाहर होने की वजह से हम यहाँ केवल 2r बचता हुआ देख पा रहे हैं। अब वैल्यू को फिलअप करते हैं। सवाल का जो कैलकुलेशन है वो हमें समय बचाने के लिए पर्याप्त है। तो आइए देखते हैं 2 × 22/7 मल्टीप्लाई आर वैल्यू इज गिवन बिलो 3.5 cm। So 3.5 cm in bracket h is 10, okay, and 2r are 3.5. Yes, value put up and calculate r. 7 cancel up 5 times, so 0.5, and 2 multiply 22 multiply 0.5 11.0, and 10 plus 7 and 22 multiply 17 and 17 multiply 2 34 and again 34 and 3 is 374 cm square, and here are this सर्विस मैक्स। आप बड़ी अच्छी तरीके से इसको समझ गए होंगे। सवाल बिल्कुल सामने है और उसका जवाब भी आपको मिल चुका है। इसी क्रम में हम दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल को बताना। तो इस सवाल का भी समाधान हम बिल्कुल आसानी से कराते हैं। त्रिज्यखंड और लघु वृत्तखंड दोनों के फार्मूले में एक मामूली सा डिफरेंस है। त्रिज्यखंड एंगल को लेकर के काटते हैं और जबकि लघु वृत्तखंड को किसी जीवा को लेकर काटते हैं। एक सर्कल खींचने के बाद मैं यहां एक जीवा देता हूं और इस जीवा को जो सेंटर पर एंगल बन रहा है उसको हम शो कराते हैं। नॉमिनेशन कर सकते हैं OAB। अब इसमें साफ साफ बताया गया है कि रेडियस की वैल्यू 15 cm 15 सेंटीमीटर है और केंद्र पर बनने वाला जो एंगल है सेंटर पर वो 60 डिग्री है। अब हम किसे लघु वृत्तखंड कहेंगे, किसे दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमें जो यह एरिया है माइनरी, ये लघु के रोल में होता है और ये जो टोटल बैलेंस में आपको दिख रहा है यही दीर्घ की भूमिका अदा करता है। बस इसी पे अपनी कार्यवाही हम शुरू कर सकते हैं। तो गौर करें, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको बताते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है वो r² इन ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा
अपॉन 2। इसी फार्मूले का उपयोग हम बिल्कुल करेंगे और इस सवाल का समाधान होता हुआ नजर आएगा। तो अपेक्षा करते हैं कि बातें समझ में आएंगी। तो वैल्यू 15 in whole square because given below r is 15 and pi theta, pi value fill up 22/7 and theta is 60/360 minus sin 60 और by 2. 60 cancel off 6 times and 2 cancel off 3 times and 11 times. 225 and 11/21 and sin 60 value is √3/2 into 2. 225 and 11/21 minus √3 value fill up 1.732 and upon 4. LCM 84 and cancel off 4 times, multiply 11. So 44 minus cancel off 21 times and 21 multiply 1.732. तो हम 21 का गुणा करते हैं तो 42 होगा। 21 तियां 63 में 4 जोड़े 67 होगा। 21 का 70 अगर जो देखते हैं तो 140 + 7 147। 147 में 6 जोड़ना है क्योंकि 63 4 67 हुआ था। 147 में 6 जोड़ने पर 153 मिलेगा। हाथ में 15 आएगा। 21 के 21 होकर के 5 और जुड़ जाएगा तो 26 नजर आएगा। एक बार पुनः कैलकुलेशन देख लीजिए। 4/84 मीन्स 21। अब 21 के गुना में 42 होगा। 21 के तिहाई में 63, 63 4 67 होगा। 21 के 70 में 147 होगा। 147 और 6 153 होगा। 153 होगा और 21 के करने 21 में 153 होने की वजह से 21 के करने 21 में 53 होने की वजह से हमारा 15 जो बैलेंस आएगा वो जुड़ेगा 21 में, तो 36.372 मिलेगा। फिर 225 का मल्टीप्लाई 0 हम अपनी अपेक्षा में मनचाहा ले सकते हैं तो 10 में से 2 निकलेगा 8 बचाएगा। 9 में से 7 निकल करके 2 बचाएगा। 9 में से 3 निकल करके 6 बचाएगा और यहाँ हमारा 3 से 13 बनता हुआ नजर आएगा। 13 में से 6 निकलेगा तो 7 नजर आएगा अपॉन 84। अब इसी कैलकुलेशन को अगर आप पूरा करते हैं तो ये लघु भाग का क्षेत्रफल हमें मिलता हुआ नजर आएगा। लघु भाग का क्षेत्रफल साफ साफ इसी कैलकुलेशन को पूरा करने से मिल जाएगा। तो कटने के कोई चांसेस नहीं है, इसलिए छोटे राशियों से हम काटते हैं। तो 12 × 7 = 84 करा लें। 12 × 6 = 72 करा लें। 72 4 76 होता है। 12 तिहाई 36 जाएगा। 36 6 42 होता है। 68 में जो है हम 12 से काट रहे हैं तो 12 पंजे 60 ले सकते हैं और 8 बस 2 अंक तक चलिए या 3 अंक तक जाना चाहे तो 12 × 6 = 72। 72 4 76 12 तिहाई 36 6 8 68। 68 के लिए 12 पंजे 60
और बहुत जाना चाहते हैं तो 12×6 = 72 जाने के लिए चांसेस बनता है। फिर 225 का गुणा वहाँ होना चाहिए। तो चलिए हम इसी क्रम में 225 का गुणा करा ही देते हैं। 225 का गुणा अगर 6 में हम करते हैं तो ध्यान दीजिए 1200 होगा और 150 होगा, अर्थात 1350। 1350 को हम शून्य ले लेते हैं और हमारे हाथ में 135 नजर आता हुआ दिखाई देगा। 225 का गुणा जब हम 5 में करेंगे तो वो 1000 + 125 1125 नजर आएगा। 1125 1225 1225 में 35 जुड़ेगा तो 1260 होगा। 1260 पे फिर शून्य लग जाएगा और हमारे सामने 126 मिलेगा। और 225 के तिया में अगर बात करते हैं तो 675 की बात आती है। 225 में 3 का गुणा होगा तो 675 होगा और 675 में 26 ऐड होगा जब तो 200 में 675 अच्छी बात है। 2 तियाएँ 600 25 तियाँ 75 3 के बाद में जा रहे हैं तो हमको नजर आया 675 675 में 775 775 में हमें 26 801 की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। 801 की स्थिति अगर बन रही है तो 80 हमारे हाथ आने वाला है। ओके, अब 225 का अगर जो हम 6 बार जाते हैं तो फिर पुनः हमें 1350 मिलेगा। 1350 में 80 जोड़वा देते हैं। 1350 में कितना 80 जोड़वा देते हैं तो 80 जोड़वाने पर हमें 1430 नजर आएगा। और फिर हम दशमलव के अकॉर्डिंग 3 अंक पे दशमलव रख लेते हैं और अपान में जो हमारा बचा हुआ था 7 उसकी कार्यवाही करें तो 7 × 14 होगा। एक्चुअली कटने के नाते 0 यहाँ इंक्लूड होगा, 7 × 4 = 28 जाएगा। 2 + 7 = 23 नियर अबाउट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भाग देने के क्रम में आ रहा है और 20.43 आंसर भी आया हुआ है। 20.43 आंसर। यहाँ दशमलव की बात जो आएगी, दशमलव लिया जाएगा जो 3 अंक पे दिया गया है तो 0 इंक्लूड होगा यहाँ 143 पे और हमको 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिखता हुआ जाएगा। दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें पूरे सर्कल का क्षेत्रफल निकाल लेना है, जिसके लिए वृत्त का क्षेत्रफल जेन्युइन बात है πr² का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे स्थिति में 22/7 के गुणन में हम 15 के वर्ग में 225 की बात कर लेंगे। 225 का दूना अगर कराते हैं तो 450 मिलता है। 45 हमारे हाथ लगेगा और फिर 225 का दूना वही 450 इसमें ऐड होगा तो 495 नजर आएगा। और अपान में 7 है, 7 × 7 = 49 होगा। 5 में न जाते हुए वो 0 इंक्लूड करके 7 × 7 = 49 जाएगा। 7 × 1 = 7 जाएगा। 7 × 4 = 28 जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी क्रम में अगर हम पूरे क्षेत्रफल में लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देते हैं 43 तो यहाँ 1 7 सेल्फ 6 8 और 6 ये जो 686.7 cm दिख रहा है वास्तव में ये हमारे दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल के वैल्यू के बराबर होगा जेन्युइन। तो ये दोनों सवाल
बड़ी ही सरलता पूर्वक आपको सॉल्व होता हुआ दिखाई दिया। आगे ध्यान दीजिए, और भी क्वेश्चन का हम समाधान करेंगे। सवाल आगे जो है वह ऊंचाई और दूरी से संबंधित है, और ऊंचाई और दूरी के सवालों को फिगर ट्रेस करने से ही वो आसान हो जाता है। तो कहते हैं 50 मीटर ऊंचे मीनार की चोटी से, 50 मीटर ऊंचे मीनार की चोटी से एक खंभे के सिरे और आधार के अवनमन कोण, यानी मीनार हमारी काफी ऊंची है, खंभा उसके बगल में है, और इसके अवनमन कोण एक बार इसके सिरे पर और एक बार इसके आधार पर बनाता हुआ डिग्री जो दिया गया है वो क्रमशः 45 डिग्री व 60 डिग्री दिए गए हैं। डॉट लाइन से मिला करके नॉमिनेशन कर दें A, B, C, D एंड E। और बताया गया है कि 50 मीटर ऊंची मीनार है। मीनार की ऊंचाई जो एक्चुअली है वो 50 मीटर है। तो सवाल बनता हुआ खंभे की ऊंचाई क्या होगी। निश्चित रूप से इसे h मीटर ले लिया जाए और यहां हम x मीटर को स्वीकार कर लें। तो गौर करने वाली बात यह है कि इस सवाल की सफलता के लिए हम c की वैल्यू को भी फिलअप कर लेंगे। जो c पूरी ऊंचाई 50 थी, तो c में h मीटर लेफ्ट हो जाएगा, तो वो c की वैल्यू हमें देगा। बस इसी को अगर हम समाधान कर देते हैं तो हमारे सवाल का जवाब बिल्कुल मिल जाता है। बड़ी आसानी से हम आपको बताना चाहेंगे कि एक बार ट्रायंगल ऑफ ए बी सी की बात कीजिए और जो एकांतर कोण से 45 डिग्री शीर्ष पर बनता हुआ 60 डिग्री आधार में बनता हुआ भी नजर आएगा। अब इसी एंगल का इस्तेमाल हम कर लेते हैं। तो ABC में हम बात करेंगे tan 60 डिग्री और लंब बटे आधार के अकॉर्डिंग 50/x नजर आएगा। √3 वैल्यू tan 60 की वैल्यू होगी और 50/x को अगर देखा जाए तो हमें x की वैल्यू 50/√3 मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसे हम समीकरण 1 के रूप में अलॉट कर लेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो आगे हम एक बार फिर पुनः ट्रायंगल ऑफ DEC, किस चीज की बात हम कर रहे हैं, DEC में एक बार फिर पुनः tan 45 डिग्री, लेकिन जो लंब के नाम पे है वो CE है और आधार के नाम पर हम DE को एक्सेप्ट करेंगे जो x के बराबर होगा। तो 1 = 50 - h अपान में x, या बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लाई x = 50 - h एंड x वैल्यू फिलअप, इक्वेशन फर्स्ट 50/√3 = 50 - h। So h is 50 - 50/√3 and √3 LCM 50√3 and -50
एंड 50 कॉमन, √3 -1 अपॉन √3 मीटर। खंभे की ऊंचाई हमें प्राप्त होता हुआ नजर आया। बहुत कुछ अगर कर सकते हैं इसमें तो परमेयीकरण करने का चांसेस बनता है, परमेयीकरण करा सकते हैं। तो परमेयीकरण करने से कटने का कोई चांस है नहीं, इसलिए अगर हम यहीं पे आंसर डालते हैं तब भी हम 100% परफेक्ट हैं। अपेक्षा करते हैं समझ में आ रहा होगा। बस ध्यान देने की जरूरत है सवाल में क्या दिया है, क्या पूछा है। तो इस परिस्थिति में हम कर क्या सकते हैं। गणित का खेल इन्हीं 3 बातों में छिपा हुआ है। क्या दिया है, क्या पूछा है, इनके बीच में हमारा सफर कैसा होना चाहिए, सूत्र क्या होना चाहिए, कैलकुलेशन कैसे होनी चाहिए, ये सारी बातें डिपेंड करता है। तो इसी ऊंचाई और दूरी से एक क्वेश्चन और रखा गया है जो अथवा करके दिया गया था कि दोनों में से किसी एक को हल कीजिए। तो एक मीनार के ऊपर एक कोई मीनार है, इस मीनार के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है ऐसा, और मीनार के आधार से 10 मीटर दूर अगर हम 10 मीटर की बात करते हैं तो उस बिंदु से झंडे के शिखर का उन्नयन कोण और मीनार के आधार से 10 मीटर दूरी पर मीनार तथा झंडे, एक बार मीनार के शिखर की बात कर रहे हैं और एक बार उस झंडे के शिखर की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से क्वेश्चन हमारा टास्क देता है उसी प्रकार से हम अपने फिगर का अनुरेखण करते हैं, नॉमिनेशन करा सकते हैं ABC एंड अगेन अपर D एंड दिस 45 डिग्री एंड फ्लैग 60 डिग्री बाय क्वेश्चन। ओके, तो यहां हमें झंडे की लंबाई का जिक्र करवाया गया है। तो मीनार की हाइट को हम कैपिटल एच ले लें और जबकि वही झंडे के हाइट को स्मॉल एच ले लें। इसी पे काम हमारा बनता हुआ नजर आएगा। निश्चित रूप से आप इसका कार्यवाही पूरी कर सकते हैं। तो बड़ी समझदारी से फिर हम सवाल को आगे बढ़ाएंगे और एच को हम अपना टास्क मानेंगे कि एच की वैल्यू अर्थात झंडे की ऊंचाई क्या होगी, उसी विषय पर चर्चा होने जा रही है। चलिए ठीक है, तो हम ट्रायंगल ABC की बात अगर हम करें तो tan 45 कैपिटल एच अपॉन 10 1 इज इक्वल टू एच अपॉन 10, so h इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 10 मीटर। इक्वेशन फर्स्ट के रूप में फिर हम छोड़ देते हैं पिछली सवाल की तरह और फिर पुनः हम पूरे फिगर ABD में बात करेंगे। ट्रायंगुलर ABD, तो बात उठेगी 60 डिग्री को लेकर, tan 60 इज इक्वल टू BD अपॉन AB, सो करा दे √3 इक्वल टू BD दो पार्टों में बटा हुआ है, H प्लस स्मॉल h अपॉन AB वही 10, तो H प्लस स्मॉल h 10 √3 and H वैल्यू फिल अप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट।
then 10 plus h is equal to 10 root 3. So h is 10 root 3 minus 10 and 10 common root 3 minus 1. So this is your height of flag. Yes, 10 root 3 minus 1. अगर हम रूट 3 की वैल्यू रखा दें तो 10 मल्टीप्लाई 0.73 7.3 मीटर हम दशमलव में जवाब दे सकते हैं, जबकि दशमलव में ही 7.3 आया है। निश्चित रूप से तो हम इस प्रकार से अपने 4 सवालों को पूरा किए। 23 सवाल दीर्घोत्तरी में 23 नंबर पे हम फिर एक सवाल को पढ़ते हुए सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, सवाल को हल करना और समझना अपनी रुचि होती है। अगर वो रुचि दिखाएंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छी तैयारी में परिणाम पाएंगे। तो आइए उस एपी के प्रथम 11 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे टर्म्स जो है 14 और 18 है। यानी कि T2 को हमें बता दिया गया है कि वो 14 है, वहीं T3 को बता दिया गया है कि वो 18 है, और साथ में इन्होंने पूछा है 51 पदों का योग क्या होगा, अर्थात यस 51 की वैल्यू क्या बनेगी। सवाल सामने है, इसी का हम समाधान करेंगे। तो स्थिति यही बनने वाली है कि हम T2 यानी दूसरा पद, दूसरे पद के लिए a प्लस डी आता है जो 14 है, और तीसरा a प्लस 2d आएगा जो कि 18 है। दोनों को समीकरण के रूप में अलॉट करके विलोपन विधि के माध्यम से सॉल्व करें। घटाने पर चिन्ह समान होते हुए वैल्यू समान हो तो घटाने की स्थिति बनती है निश्चित रूप से। तो निगेटिव निगेटिव एंड कैंसिल, निगेटिव d इज इक्वल टू निगेटिव 4 एंड d इज रिसीव्ड 4। d वैल्यू फिल अप एनी इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन a प्लस d मीन्स 4 इक्वल टू 14 and a is equal to 14 minus 4 is 10. Okay, a value 10 and d value 4 in receipt. And yes 51 is 51 by 2 formula Sn is equal to n by 2 into a n minus 1 into d. So 2a, a means 10 and n means 51 minus 1 into d means 4, and 51 by 2 and 2 multiply 10 is 20 and 50 multiply 4 is 200. That's your, and 51 by 2 in 220 and cancel out 110 and 51 multiply 110 and 0 include 11 multiply 1 is 11 and 11 multiply 55, 55 and 1 is 56 and 5610 in value of S51। बड़ी सरल तरीके से सवाल को
पूरा कर लिया गया, जिसमें किसी भी प्रकार की असुविधा आपको नहीं मिली। तो कैलकुलेशन को एक बार फिर से देख लें। T2 और T3 दिया हुआ था, जिससे हमने A और B का वैल्यू रिसीव किया और उस वैल्यू को अपने SN के फार्मूले में भर करके 51 पदों का योग प्राप्त कर दिया। चलिए, अच्छी बात है, बहुत सरलता पूर्वक इस सवाल का भी जवाब निकाला गया। आगे इसी क्रम में समीकरण को हल करना है जो दिया हुआ है 3/2x -5/3 y = -2 and x/3 plus y/2 = 13/2। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो गौर करिए, हम विलोपन विधि का अगर इस्तेमाल करें तो सवाल को सुलझा लेंगे। तो हमें करना क्या है, किसी एक पद को बराबर करा लेना है। तो एक पद बराबर करने के उद्देश्य में हम किसी एक पद को बराबर करें, चाहे y को चाहे x को। यही तरीका होता है विलोपन विधि से हल करने का, यही तरीका है। लेकिन यह है कि यहाँ हम अपने सवाल को देख रहे हैं भिन्नात्मक रूप में। भिन्नात्मक रूप में होने की वजह से बराबर हमें करना ही करना है। तो ऐसे स्थिति में हम अपनी कार्यवाही कुछ ऐसी करें कि पहले भिन्न खत्म हो। तो भिन्न खत्म करने के लिए हम एक बार इसमें मल्टीप्लाई 6 करा दें, जो कि इसका एलसीएम बनता है। अपने समय बचाने के लिए कार्यवाही हो रही है और इसका एलसीएम भी 6 ही बनता है। तो ऐसे परिस्थिति पर 2 से 6 कटेगा, 3 बार में नजर आएगा 9x, 3 से 2 बार में कटेगा, नजर आएगा 10y और -12 मिलता हुआ इक्वेशन थर्ड लगा दें। 3 से कटता हुआ 2x नजर आएगा और 2 से कटता हुआ 3y नजर आएगा, इक्वल टू 2 3 6 कट करके 13 3 39 की कवरिंग होगी, जो 4 नंबर के रूप में रिसीव होगा। अब इसे आसान है कि हम विलोपन के लिए बराबर करवा सकें। तो पुनः 3 नंबर में हम यहाँ 3 का गुणा कर दें और यहाँ 10 का गुणा कर दें, तो हमें 9 3 27 x नजर आएगा, 10 3 30y नजर आएगा और 12 के 3 में -36 नजर आएगा। इसे 5 नंबर अलॉट कर लें और 10 गुना 20 नजर आएगा, प्लस में 30y नजर आएगा और यहाँ 390 मिलता हुआ दिखाई देगा, जो 6 नंबर। विलोपन का ही सहारा हम लेकर के कार्यवाही कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब चिन्ह समान होता है तो जेन्युइन बात है, हम जोड़ने का काम पूरा करते हैं, इसलिए हम सभी वालों को जोड़ रहे हैं। 30y का एक्स होगा 47x मिलेगा, इक्वल टू में नजर आने वाला है 36 निकल जाएगा, 354 मिलेगा, निश्चित रूप से 354 मिलेगा। तो एक्स वैल्यू 354/47 और एक बार यह कैंसिल होगा कितनी बार में, अगर नहीं कैंसिल हो रहा है तो बटे में भी जाने का चांसेस बनता है, लेकिन ठीक है। एक्स की वैल्यू कैलकुलेशन
फिर से एक बार रीचेक कर लें। मैं ऊपर से ही रीचेक कर लेता हूँ सवाल को। 3/2x माइनस 5/3y की वैल्यू -2 और x/3 y/2 13/6। सॉरी, क्वेश्चन लिखने में गलती हुई थी, यहाँ 6 होना चाहिए। जेन्युइन बात है, यहाँ 13 होगा। 13 होगा जब, तो 10 का गुणा कराएंगे तो इसको 30 में ही सिमट कर रह जाएंगे। और यहाँ कुछ ऐसी बात हो रही है कि वो 96 पे हो जाएगा। सवाल ही गलत नोटिस हुआ था। तो 47 दूना 130 में से 6 जाएगा, 94 होगा। गौर करने वाली बात है, 2 बार में आने वाला है। निश्चित रूप से x का मान हमें 2 प्राप्त होता हुआ नजर आया। अब x का मान हम 2 फिलअप करा लें, यही इसी समीकरण में रख दें, तब भी हम सफल हो जाएंगे। x/3 प्लस y/2, y की वैल्यू अभी भरेंगे, इक्वल टू 13/6 दिया हुआ था। तो x/3 यानी 2/3 इक्वल टू y/2 इक्वल टू 13/6। y/2 इक्वल टू 13/6 माइनस 2/3। एलसीएम हमारा 6 ही आएगा, जो कि यहाँ 13 बल्कि 4 और y/2 इक्वल टू कितना 13 9 9/6 करा देते। अब ऐसे में 3 दूना 6, 3 का 9 बनता है, 2 से 2 करता हुआ y का मान हमें 3 रिसीव होता हुआ। अच्छी बात है, बहुत आसानी से विलोपन विधि से इस सवाल की कार्यवाही हो गई। फिर आगे सवाल उठता है, वीडियो लॉन्ग है, तैयारी की दृष्टिकोण से समय लेना और अपना संपूर्ण अभ्यास जब तक लॉन्ग टर्म में नहीं देंगे तब तक वो तैयारी नहीं हो पाती है जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। तो अपेक्षा के मुताबिक हमें लॉन्ग समय से घबराना नहीं है। एक बगीचे की परिमाप 120 मीटर है, यानी ये कोई बगीचा है जिसके पैरामीटर को बता दिया गया। पैरामीटर माने परिमाप। कै मीटर बताया गया? 120 मीटर है। और वहीं एरिया को बताया गया 800 मीटर है स्क्वायर में। और एक शर्त दिया गया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई की 2 गुनी है। यानी कि एक शर्त दिया गया है L इक्वल टू 2B। इसी शर्त का हम पालन कर लेंगे तो हम चौड़ाई को x लेते हैं, वहीं लंबाई जो है वो 2x होगा। देखते हो, लंबाई 2 गुना है चौड़ाई के। तो पैरामीटर का जो फार्मूला 120 मीटर दिया हुआ है, अप्लाई करा दें 2m प्लस b, जो कि वह 120 होगा और ये कटेगा 60 टाइम में, तो l प्लस b इज 60। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिलहाल शर्त के मुताबिक l प्लस b में पता है कि l इज 2x है एंड b इज ओनली x है। 60 3x इज 60, तो x इक्वल टू 20 मीटर।
ये हमें चौड़ाई प्राप्त हो गया, और जबकि लंबाई के लिए वो 2x बताया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 2 × 20 = 40 मीटर, योर राइट आंसर। अर्थात बागीचा हमारा 40 मीटर लंबा है और 20 मीटर चौड़ा है। 40 और 20 60 का दूना 120 पैरामीटर पूरा हुआ, और 40 का गुणा अगर हम 20 में कराते हैं तो 800 मीटर स्क्वायर हमें क्षेत्रफल भी मिलता हुआ नजर आएगा। द्विघात समीकरण को हल करने की बात आई है, तो दो घात समीकरण को फैक्टर मेथड से, सबसे पहली कार्रवाई हम फैक्टर मेथड से करते हैं। अगर कोई भी शर्त नहीं दिया है, अगर मूलों से कहता तो मूलों से करते, धराचार की बात आती तो धराचार की बात से की जाती, लेकिन यहाँ स्थिति कुछ नहीं दिया है तो हम फैक्टर की ओर मूव करेंगे, ऐसा यथाउचित भी है। चलिए कोई बात नहीं। 2x² - 5x, 2x² - 5x एंड +3 = 0। बाहर बाहर गुणा करा लीजिए तो 6 नजर आ रहा है। अब गुणा करने पर 6 मिले और जोड़े पे -5 मिले तो -3 को और -2 को तोड़ लीजिए, और ये फैक्टर हमको बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 2x² - 3x माइनस में 2x एंड +3 = 0, and here are x common 2x - 3 and only on -1 common 2x - 3 and re common 2x - 3 and balance is x minus, and 2x - 3 = 0, then 2x = 3 and again x = 3/2 and x - 1 = 0, then x = 1. This is alpha and this is beta. Alpha and beta normally received. तो ऐसा कुछ इस सवाल का जवाब हमें मिलता हुआ नजर आएगा। फिर क्वेश्चन आगे जो की जाती है उन्हें हम पढ़ करके सॉल्व कर रहे हैं, और बड़ी निगरानी से उसका आकलन करते हुए अपनी अच्छी तैयारी करें, और अपेक्षा यही होती है कि सफलता मिले। 2 अंकों की एक संख्या का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या में हम दहाई को x स्वीकार करें और इकाई को y स्वीकार करें, तब मेरी संख्या वहां बनती है 10x + y। इतनी बात अंक बदल कर भी सवाल अगर आता है तो इतनी बात नोटिस करना कभी न भूलें। अब बात उठती है क्वेश्चन पे। कंडीशन कहता है अंकों का योग 9 है। अंकों का योग 9 होना का अर्थ हुआ x और y का योग ही 9 है। इक्वेशन स्पष्ट तैयार हुआ। फिर दूसरे क्रम में कहते हैं इस संख्या का 9 से गुना, संख्या में 9 का गुना हो जाए, यानी 10x + y × 9। ओके, अगर अंक पलट दी जाए और उससे बनने वाली संख्या, अंक अगर हम पलटेंगे तो 10y + x का क्रम बन जाएगा, जो 2 गुने के बराबर है, अर्थात ×2। तो 90x 9y = 20y and 2x and total one side transfer. So transfer to 88x and with negative gets your 11y = 0. Equation second, and minimize by 11 by 11 by 11, so that 8x minus only y = 0। इक्वेशन थर्ड बनता हुआ, और थर्ड के साथ फर्स्ट को ऐड करा दिया जाए।
तो x प्लस वाई इक्वल टू वी नो दैट 9, इक्वेशन फर्स्ट। चिन्ह समान है जोड़ने, चिन्ह का समान है जोड़ने का, यानी ये घनी ये रेडी है तो जोड़ने का क्रम होगा y बाई एल से 8x and x 9x, 9x is genuine 9, x equal to 1 and x equal to 1, fill up any equation, so 1 plus y equal to 9 and y equal to 9 minus 1 and y is 8, x is 1 and y is 8, x is 1 and y is 8, fill up नंबर, संख्या में भरेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8 डेट्स 10 प्लस 8 मीन्स 18। बड़ी आसानी से हमें 18 मिलता हुआ नजर आ रहा है। और एक बार हम इनके शर्तों का अनुपालन करें तो कहते हैं दो अंकों की एक संख्या का योग 9 है, तो 1 और 8 जोड़ेंगे तो आपको 9 दिखाई देगा। कहते हैं अगर जो संख्या का 9 गुना दिखाया जाए तो 18 9 162 बनता है। अंक पलट देने पर 2 गुने के बराबर है, तो अंक को पलट करके 18 को 81 बनाया जाए तो 81 का दुगना भी 162 होता है। निश्चित रूप से बात समझ में आ गई होगी। किसी त्रिभुज में सिद्ध कराना चाहते हैं उस सवाल को भी आप बड़ी सरलतापूर्वक देखेंगे। निश्चित रूप से कहीं कोई कठिनाई नहीं होती है, बशर्ते एक अच्छी तैयारी होनी आवश्यक है। तो हम बात करेंगे त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार से है। एक त्रिभुज एबीसी का नाम दिया गया है एबीसी, और बीसी पर एक बिंदु डी प्रकार इस प्रकार स्थित है। मध्य में नहीं है, ध्यान रखिएगा, मध्य में नहीं है। एडीसी बराबर बीएसी, एडीसी एडीसी बराबर एंगल में बात कर रहे हैं, एडीसी बराबर बीएसी, बीएसी यानी पूरी बात कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। तो यहां पर सिद्ध करना है सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो ध्यान रखने की बात यह है कि सी ए के अपान में सी डी कीजिए सिमिलरिटी को लेकर, सी ए अपान सी डी। अब पूरी त्रिभुज की बात की जाए, बीसी, बीसी पूरी भुजा को रखा जाए तो ऐसे स्थिति में यहां बीसी के अपान में सी ए, बीसी पूरा और पूरा, अर्थात एक बार त्रिभुज ए बी सी को देखा गया है और वह त्रिभुज ए सी डी को देखा गया है। इन दोनों त्रिभुजों में ए बी सी और ए सी डी में ए सी डी ए सी बी के बराबर, एक नंबर, और ए सी डी का ए डी सी एंगल
BAC के बराबर दिया हुआ है, BAC के बराबर दिया हुआ है। तो किसी त्रिभुज में अगर दो कोण हमारे समान हो जाते हैं, दो कोण समान होने का मतलब हो गया कि यह बराबर यह हमको दिया ही था और ये चीज हमको कॉमन मिला, दोनों में मौजूद है। पूरे त्रिभुज की बात करें तब भी सी मौजूद है, इस त्रिभुज की बात करें तब भी सी मौजूद है। तो बचा हुआ जो एंगल है अपेक्षा करेंगे नहीं, निश्चित रूप से ये बराबर होगा। इसलिए तीसरा कोण भी हमें जो CAD है वो ABC के बराबर होगा, ABC के बराबर होगा। तो निश्चित रूप से ट्रायंगल ABC सिमिलर नजर आया ACD के, और इसी का लक्ष्य लेकर के मैंने यहाँ पर बात किया है। तो निश्चित रूप से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो CA स्क्वायर इक्वल टू CD इंटू BC का बनना निश्चित है। आसानी से देख चुके हैं कि समाधान हो गया। आगे सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाइयां बराबर होती हैं। इस सवाल का भी समाधान आसानी से देख सकते हैं। तो यह सिमिलरिटी पर था, यह क्वेश्चन का जवाब जो था वो सिमिलरिटी पे था, यानी कि समरूपता की बात आई है। तो सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पर, यानी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यानी बाह्य बिंदु से जो दो स्पर्शियां खींची जा रही हैं वो बराबर होती हैं, इस बात को हमें अवगत कराना है। Here are P and this is A point, this is B point and center is O। O से स्पर्श रेखा को मिलाने देंगे तो जेन्युइन बात है वो 90 डिग्री पर वे के अकॉर्डिंग मिलता है, और डॉट लाइन से OA को मिला दिया जाए। अब यहां हम OA इक्वल टू OB दिखाएं, समीकरण नंबर 1 रात करके कमेंट में हम त्रिज्या दे सकते हैं कि ये त्रिज्या है, और PBO को PAO बराबर 90 दिखाएं, जो कि केंद्र से किसी स्पर्श रेखा पर डाला गया रेखाखंड लंबवत होता है, इसलिए इनको 90 का रोल दिया गया है। और तीसरी बात हम करा देते हैं OP इक्वल टू OP की अगर हम बात करते हैं तो कमेंट में डाल सकते हैं आप उभयनिष्ठ, और यहाँ साइड एंगल साइड के परिपाटी से OPA सिमिलर अब स्पष्ट हो रहा है OPB के। तो निश्चित रूप से सिमिलर नहीं, आप कहोगे साइड एंड साइड सर्वांगसम साबित हो रहा है। सर्वांगसम मतलब सभी रूपों से सब, निश्चित रूप से। तो सभी रूपों से सब की स्थिति में हो रहा है कि अगर त्रिज्या के बराबर है और उभयनिष्ठ रेखा उभयनिष्ठ है ही, तो बची हुई जो भुजा AP है
निश्चित रूप से वो पीबी अथवा बीपी के बराबर नजर आवेगा। तो आपने देखा कि बाह्य बिंदु से किसी सर्कल पर खींची गई स्पर्शियां वास्तव में बराबर होती है। फिर मध्यिका का क्वेश्चन आप लोगों को बता ही चुके हैं। मध्यिका पूछा जा रहा है। एलसीएम पूछा जा रहा है। तो एलसीएम के लिए हम बात कर रहे हैं 92 और 510। तो एलसीएम के लिए आप छोटे छोटे राशियों से एलसीएम की परिभाषा, वो छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं के माध्यम से विभाज्य हो सके, ऐसा ही होता है। तो 2 से अगर हम काटते हैं तो 49 4 बार में, और 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। फिर कटने के चांस यहाँ दिख नहीं रहे, तो कटने का चांस अगर जो नहीं दिख रहा तो निश्चित रूप से ये सबका गुणा हो जाएगा। तो 2 गुणे 46 और गुणे में 255, 255 को हम 510 से अलग कर दें, और गुणे में 46 आएगा ही आएगा, जो शून्य लगा के 51 की छक में जाएंगे, जो 306 होता है। 306 के हाथ में 30 आएगा, 51 की चौके में 204, मिलकर 234, यानी 23,460 हम इन दोनों राशियों का एलसीएम कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन में आगे सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो √3 को अपरिमेय का नाम दिया गया है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम स्पष्ट करेंगे परिमेय संख्याएं, माना कि ये परिमेय है, तो p/q के रूप में व्यक्त होना ही परिमेय होता है। /1 p = q√3 वर्ग करने पर दोनों पक्षों का p² = 3q²। जबकि उम्मीद हम कर रहे हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन p² = 3q², q²/p² या p²/q², पुनः एक बार 3 की घटना चक्र में हमारा p/q √3 ही बनता हुआ नजर आता है, अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या निश्चित है। तो इस प्रकार से हम नंबर सिस्टम से, चाहे वो √3 या √2 या √5 कोई भी पूछा जाता है, तो हम इसी क्रम में अपने जवाब को देते हैं। फिर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री को लेते हैं। 1 + sin θ अपान cos θ प्लस cos θ अपान 1 + sin θ
को शो कराना है 2 sec थीटा। बहुत आसान है, बस एलसीएम की कार्यवाही को पूरा करें तो इस सवाल का समाधान बनता हुआ नजर आएगा। ध्यान दीजिएगा, एलसीएम के रूप में हम cos थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा को रखें तो cos थीटा कैंसिल होगा और 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर बनता नजर आएगा और cos में cos का मल्टीप्लाई cos स्क्वायर बनता नजर आएगा। ए प्लस बी के होल वर्ग में टूटने पर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड 2 साइन थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा इज 1 एंड 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन cos थीटा in bracket 1 plus sin theta. Yes, and 2 common, 1 plus sin theta upon cos theta in bracket 1 plus sin theta, and 1 plus sin theta cancel, 2 upon cos theta, but I know that 1 upon cos is sec, so 2 sec theta is right answer. Yes, बहुत आसानी से, कहीं कोई समस्या नहीं। अब बताते हैं, यदि बिंदु x, 5 2, -3 x, 5 2, -3 and again third point is 3, 16 is point of straight line. पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन में समरेख है। कौन कौन से बिंदु दिए गए, जरूरी बात है, समरेख है तो ये का मान ज्ञात कीजिए। 1.4 a -2 and -3 16 इज स्ट्रेट लाइन पॉइंट्स, यानी जो बिंदु है वो समरेख है, तो समरेख होने पर निश्चित रूप से डेल्टा का मान 0 होता है। इस कार्रवाई को पूरा कर सकते हैं। L ऑफ x1 y1 and x2 y2 and x3 y3 and delta is one by 2 x1 in bracket y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 and positive x3 in y1 minus y2. This is your formula, area of triangle, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हाफ चला जाएगा 0 के इंक्लूड में, x1 की वैल्यू 1 in bracket y2 minus y3 -2 and -16 plus x2 is a, y3 is 16, y1 is 4 and plus x3 -3 and y1 is 4 and negative and negative positive equal to 0. So negative 18 and positive, that's your 12a and minus 18 equal to 0 and 12a minus 36 is 0 and 12a is 36 and a is 36 by 12 is 3. Right, a is equal to 3, simply received, no doubt। तो अच्छे से गुडविल में तैयारी हो, अपेक्षा हमारी यही है। क्वेश्चन देते हैं x, 5
and 2 comma minus 3 in between distance is 17 then x equal to what? ये क्वेश्चन आपके सामने है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत आसानी से फार्मूला d इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 इन होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इन होल स्क्वायर 17 under root. Here are this x1 y1 and this x2 y2 allowed, and x minus 2 in whole square plus 5 minus minus plus in whole square. 17 is equal to x square positive 4 negative 4x and 64 डेढ़ से और वर्ग कर ले कड़ी हट जाएगी, वर्ग करने पर 289 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 68 and transfer to one side x square minus 4x plus 68 minus 289 दो घात समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। 9 में से 8 गया 1, 8 में से 6 जाएगा 2, 2 बचता हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x निगेटिव भारी है इक्वल टू 0। गुणा करने पर 221 और जोड़ने -4 प्लस माइनस में टूटेगा माइनस भारी होगा 221 का पार्ट करें 3 से काट सकते हैं 3 7 21 3 7 21 7 से कटेगा 11 12 में फैक्टर बंद हो रहा है। गौर करिए इसी में हमको लाना है 7 3 21 बन जाए 21 11 10 का फासला फैक्टर नहीं बन रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं x, 5 क्वेश्चन में तो नहीं कोई कमी है x, 5 2 minus 3 between 17 x value is what? अच्छा 3 ठीक है विचार करते हैं। तो 321 3 से कटेगा ही नहीं, 3 से कटने का चांस नहीं है तो सिंपल बात है ये डायरेक्ट 17 13 टूट रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस से प्लस 13x and 221 is 0 and x common x minus 17 and plus 13 common x minus 17 equal to 0 and x minus 17 and x plus 13 equal to 0 and x minus 17 equal to 0 then x equal to 17 and x plus 13 is 0 x equal to minus 13 अर्थात हमारे जो x के वैल्यू होंगे वास्तव में द्विघात समीकरण बनने की वजह से दो वैल्यू होंगे, एक अल्फा के रूप में 17 और दूसरा बीटा के रूप में -13। तो आशा करते हैं उम्मीद करते हैं इसमें सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और गुड
आपकी अच्छी तैयारी हो, इस अपेक्षा के साथ वीडियो क्लिप को समाप्त करते हैं। और यदि वास्तव में आपकी तैयारी में सहयोग है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियो अन्य सबके पास आसानी से सरलतापूर्वक से पहुंच सके।